नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नर्सिंग कैरियर क्लब में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं CSSD की यूनिट 6 जिसका नाम है सूक्ष्म जीव विज्ञान माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी का मतलब होता है कि जो हमारे आर्टिकल्स के ऊपर सूक्ष्म जीव हैं, तो कौन कौन से हमारे सूक्ष्म जीव होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे और हमें उन्हें किस तरीके से पहचानना होता है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और एक CSSD को सूक्ष्म जीव विज्ञान के बारे में जानना क्यों जरूरी है, ताकि वो जब किसी आर्टिकल्स को या किसी ऑर्गेनिज्म को हटाने की, क्लीन करने की कोशिश करें तो उन्हें पता होना चाहिए कि हमें किस तरीके से इन्हें कीटाणु मुक्त करना है। इसीलिए हमें एक माइक्रोबायोलॉजी का नॉलेज होना भी जरूरी है। आइए देखते हैं हम हमारी कार्यसूची। पहला हम पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव, जो हम स्लाइड नंबर 4 से 8 पर पढ़ेंगे। दूसरा हम पढ़ेंगे रोगाणु जीवाणु रहित प्रक्रियाओं को कैसे बदलते हैं, जो हम स्लाइड नंबर 10 पर पढ़ेंगे। तीसरा सूक्ष्म जीव के विकास को रोकने के लिए आवश्यक कौशल का अभ्यास, जो हम स्लाइड नंबर 11 पर पढ़ेंगे। चौथा बैक्टीरिया के विकास को कैसे रोकें, जो हम स्लाइड नंबर 12 से 13 पर पढ़ेंगे। पांचवा विभिन्न कीटाणु शोधन प्रक्रिया में आवश्यक कौशल का अभ्यास, जो हम स्लाइड नंबर 14 से 19 पर पढ़ेंगे। छठे में हम देखेंगे अभ्यास प्रश्न, जो हम स्लाइड नंबर 9 और 20 पर देखेंगे। देखते हैं हम हमारा परिचय। विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव, किस किस तरीके के सूक्ष्म जीव हमारे वातावरण में आसपास में होते हैं और हमें उन्हें बिल्कुल भी नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं। सूक्ष्म जीव सूक्ष्म एक कोशिकीय जीव है जो नग्न आंखों के लिए अदृश्य है। उन्हें सूक्ष्म या सूक्ष्म जीव के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि उन्हें केवल एक माइक्रोस्कोप के नीचे ही देखा जा सकता है। वे पृथ्वी के जीवित पदार्थों का लगभग 60% बनाते हैं। जो हमारी पूरी होल जो अर्थ है, पूरी पृथ्वी है, उसमें के अंदर 60% तक जो एनवायरनमेंट के अंदर है वो ओनली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। सूक्ष्म जीव शब्द का प्रयोग विभिन्न आकारों और विशेषताओं के साथ कई अलग अलग जीवों रूपों का वर्णन करने के लिए किया जाता है। इनमें से कुछ रोगाणुओं में शामिल है जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, वायरस और आर्किया। विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव कौन कौन से हो सकते हैं? सूक्ष्म जीव उपयोगी भी हो सकते हैं और हानिकारक भी हो सकते हैं। कुछ रोगाणु गंभीर संक्रमण बीमारियों का कारण बनते हैं, भोजन और अन्य सामग्री को भी खराब कर देते हैं, जबकि अन्य पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुछ बेनिफिशियल है तो कुछ हार्मफुल है। कुछ पर्यावरण को संतुलन बनाने में भी हमारे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो कुछ क्या करते हैं, उन्हें प्रोडक्ट्स को खराब कर या संक्रमण फैलाकर हमें बीमार करने का भी कार्य करते हैं। जैसे बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगाई, अलगाई, ये सब एक टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। हम पढ़ते हैं वायरस के बारे में। क्या होता है वायरस? आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि वायरस को कुछ निर्जीवी चीजों जैसे सामान्य नमक और चीनी की तरह सघन और संग्रहित किया जा सकता है। दूसरी ओर वे जीवित जीवों की तरह गुणा करते हैं, और जब वे एक जीवित शरीर के भीतर होते हैं तब वो जो वायरस होता है वो अगर किसी ह्यूमन बॉडी के अंदर है या किसी लाइव एक्टिव बॉडी के अंदर है, तो वो अपनी जो ग्रोथ है वो कई गुना से मल्टीप्लाई होते हैं और अपने संख्या को बढ़ाते हैं। बैक्टीरिया एकल कोशिका वाले सूक्ष्म जीव हैं। जो बैक्टीरिया होता है वो एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव होता है। उन्हें पादप साम्राज्य के अंतर्गत रखा जाता है, क्योंकि उनके पास पादप कोशिका की तरह कठोर निश्चित कोशिका भित्ति होती है। जीवाणु को सूक्ष्म जीव से सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है और उनकी छवि को 100 से 1000 गुना तक बढ़ा भी सकते हैं। फिर आता है कवक। कवक गैर हरे पौधे होते हैं। वे अपने भोजन का संश्लेषण स्वयं नहीं कर सकते हैं। उन्हें अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। अधिकांश कवक अपना भोजन मृत कार्बनिक पदार्थों से लेते हैं। कुछ अन्य जीवों पर परजीवी के रूप में रहते हैं। जो कवक होता है, फंगाई होता है, वो क्या करते हैं कि वो जो मृत कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनके ऊपर अधिकांश तक उनसे ही अपना जो फूड होता है वहां से वो ऑब्जर्व करते हैं, और ये भोजन का संश्लेषण खुद नहीं कर सकते। ये डिपेंडेबल होते हैं। शैवाल एक तालाब, झील, नदी, ठहरे हुए पानी, नम्र मिट्टी, पत्थरों की सतह पर तैरने वाले हरे पदार्थ हैं। वे गीली सतहों पर उगते हैं, इसीलिए वे अपने भोजन का संश्लेषण स्वयं नहीं कर सकते हैं।
वे पानी में या बहुत नम्य स्थानों पर पाया जाता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि पानी के आसपास में हरी हरी काई आ जाती है, तो वो एक तरीके की शैवाल है। शैवाल तालाब, झील, नदी और ठहरे हुए पानी में अधिकतर मिलती है और ये हरे कलर की होती है। फिर आता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव है। कुछ मुक्त जीवित या अन्य परजीवी है। कई परजीवी प्रोटोजोआ मनुष्य, घरेलू पशुओं और पौधों में बीमारियों का कारण बनते हैं। उदाहरण के लिए हम प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ मलेरिया का कारण बनता है। जैसे प्रोटोजोआ के अंदर हम क्या ले सकते हैं, फ्लाइज ले सकते हैं, मॉस्किटोज ले सकते हैं, या जो हनी बी होती है वो ले सकते हैं, मतलब शहद वाली मधुमक्खी, और ये सब एक प्रोटोजोआ के अंदर आते हैं और ये हमारे लिए कभी कभी बीमारियों के कारण भी बन सकते हैं। जैसे मच्छरों के काटने पर मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया ये सब होता है। फ्लाइज से क्या होता है कि जो होम फ्लाई होती है उनसे क्या होता है कि हमारे घर के अंदर जो भी मक्खियां होगी उनसे हमें बीमारियां फैल सकती है, संक्रमण फैल सकता है। वह विभिन्न प्रकार के जलवायु वातावरण में जीवित रह सकते हैं, जिसमें बर्फीली ठंडी जलवायु से लेकर गर्म ग्रीष्मकाल और रेगिस्तान से लेकर दलदली कीचड़ वाली भूमि तक शामिल है। जो प्रोटोजोआ होता है वो सभी एनवायरमेंट्स में लाइव रह सकते हैं। वे मनुष्यों, हवा, पानी, मिट्टी, भोजन और अन्य चीजों सहित जानवरों के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। अभ्यास प्रश्न 1 हम पढ़ेंगे सूक्ष्म जीवों के प्रकार कौन कौन से हैं। अ वायरस, ब कवक, स प्रोटोजोआ, शैवाल, द उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर है उपरोक्त सभी। सूक्ष्म जीव गैर जीवाणु प्रक्रिया। क्या होता है कि जो सूक्ष्म जीव है वो गैर जीवाणु की तरह प्रक्रिया करते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सूक्ष्म जीव को मारने के लिए कई तरीके हैं, जिनमें हम पराबैंगनी और आयनाकारी विकिरण शामिल हैं। किसी भी प्रकृति में बाधा डालने के लिए डीएनए को बदलना। हालांकि पराबैंगनी विसंक्रमण हमेशा नम्न गर्मी भाप विसंक्रमण के रूप में सबसे प्रभावी परिणाम या सत्यापन के में आसानी प्रदान नहीं करता है। सूक्ष्म जीव और तापमान एक दूसरे के साथ सह संबंध है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है सूक्ष्म जीव सक्रिय हो जाते हैं, लेकिन फिर भी पूरी तरह से नहीं मरते हैं। सूक्ष्म जीव का निष्क्रिय करने के लिए आवश्यक तापमान और समय काफी अधिक है। रोगाणुओं को नष्ट करने के लिए भाप के अणुओं को संगठित किया जाता है और फिर 2500 जूल प्रति ग्राम के में स्थानांतरित किया जाता है, ताकि रोगाणुओं को पूरी तरीके से हम नष्ट कर सकें। और ये प्रभावी ढंग से गर्म किया जाता है। सूक्ष्म जीवों की नष्ट करने की अन्य तरीके हैं, जिनमें कम गर्मी की स्थिति और सीमा परत प्रभाव शामिल है, जो सूक्ष्म जीवों को इंसुलेट और संरक्षित कर सकते हैं। जो हमारे लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, हम उन्हें किस तरीके से मारकर हमारे जो आर्टिकल्स हैं उन्हें स्टाइल कर सकते हैं, उसके बारे में बताया गया है। हम उन्हें यूवी रेस के थ्रू भी कर सकते हैं, हम उन्हें ऑटोक्लेविंग के थ्रू भी कर सकते हैं, ताकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी थिंग्स के ऊपर डिपॉजिट हो गया है या प्रेजेंट है तो वो वहां से हट जाए और वो वहां से मर जाए। इसीलिए हम ये सारी टेक्निक्स को यूज करते हैं। किचन काउंटर से लेके बाथरूम और सार्वजनिक स्थानों जैसे मॉल और खेल के मैदानों में बैक्टीरिया हर जगह पाए जा सकते हैं। जो सूक्ष्म जीव है उनका जो डेवलपमेंट है हम किस तरीके से रोक सकते हैं। तो सूक्ष्म जीव तो कहीं पर भी पाए जाते हैं और बैक्टीरिया तेजी से विभाजित हो सकते हैं। जो बैक्टीरिया है हमने पढ़ा है पहले, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगाई। तो बैक्टीरिया क्या होता है, जो वायरस होता है वो जल्दी जल्दी से ग्रोथ करता है, मल्टीप्लाई होता है, 1 से 10, 10 से 100 इस तरीके से। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे अभी रिसेंट में कोरोना गया है, तो कोरोना भी क्या करता था, ह्यूमन बॉडी के अंदर जाकर बहुत दुगनी तेजी से मल्टीप्लाई होता था, दुगनी तेजी से गुणा होता था और बहुत सारे कोरोना वायरस उसकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते थे और वो उसको हार्मफुल होते थे बॉडी के लिए। असंख्य हो जाते हैं जो बैक्टीरिया के रोग पैदा करने वाले होने पर खतरनाक हो सकते हैं। जो बैक्टीरिया अगर हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा होंगे तो वो क्या करेंगे, हमें डिजीज कर सकते हैं। सतहों को बैक्टीरिया मुक्त रखना कभी कभी मुश्किल होता है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो आप अपने सामान आने वाले बैक्टीरिया को बीमार होने से बचाने के लिए कर सकते हैं।
जैसे हम कभी कभी क्या कर सकते हैं कि सैनिटाइजिंग कर सकते हैं, सैनिटाइजर का यूज कर सकते हैं, हैंड वॉशिंग कर सकते हैं। अगर हमने किसी चीज को छुआ है तो सैनिटाइजिंग, हैंड वॉशिंग या बाथिंग करके हम हमारी बॉडी के ऊपर से जो भी बैक्टीरिया है उसे हटा सकते हैं, ताकि हम बीमार नहीं हो, हमारे बॉडी के अंदर वो एंटर नहीं हो। चीजों का सूखा रखें। बैक्टीरिया को पनपने के लिए नमी की आवश्यकता होती है। जो बैक्टीरिया है, वायरस को ग्रोथ करने के लिए नमी की आवश्यकता होती है, और अधिकांश बैक्टीरिया गीली या नम्य स्थितियों में जल्दी से गुणा करेंगे। पूरी तरह से शुष्क वातावरण में बैक्टीरिया की कुछ प्रजातियां बीजाणु बना सकते हैं जो शुष्क के लिए प्रतिरोध है। एक सामान्य नियम के रूप में हालांकि नालियों, कपड़ों और कॉलोनी को सूखा रखने के लिए बैक्टीरिया का विकास को हम रोक सकते हैं। बैक्टीरिया के विकास को कैसे रोकें? चीजों को सूखा रखकर हम बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोक सकते हैं। बैक्टीरिया को पनपने के लिए नमी की आवश्यकता होती है, और अधिकांश बैक्टीरिया गीली या नम स्थिति में जल्दी से गुणा करते हैं। तो हम चीजों को नमी से बचाएंगे, नम होने से बचाएंगे। हाथों पर सैनिटाइजिंग का उपयोग करेंगे। भोजन को अच्छी तरीके से गर्म और ठीक से स्टोर करके रख सकते हैं। सतहों को अच्छी तरह से साफ करेंगे। एंटीबायोटिक्स का उपयोग कर सकते हैं। फिर है रोग और संक्रमण के संचरण को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? खराब होने के लिए उसे प्रिवेंट कर सकते हैं, पहले से ही हम उस चीज को सही से रख सकते हैं। जैसे एक अपना एग्जाम्पल ले लेते हैं कि गर्मी के दिनों में जल्दी से दूध खराब होता है, तो दूध खराब होता है तो हम उसे फ्रिज में रख सकते हैं, या उसे दिन में 2 या 3 बार गर्म कर सकते हैं, ताकि जो बैक्टीरिया है वो इसके अंदर पनपे नहीं और वो फटे नहीं या खराब नहीं हो। माइक्रोबियल प्रदूषण को रोकने के लिए सूक्ष्म जीवों का नियंत्रण आवश्यक है। सूक्ष्म जीवों को भौतिक एजेंटों और रासायनिक एजेंटों के माध्यम से हम नियंत्रित कर सकते हैं। एंटीसेप्टिक और कीटाणुनाशक के थ्रू भी हम बैक्टीरिया से प्रिवेंशन कर सकते हैं। जैसे अगर कभी हमें चोट लग गई है, घाव हो गया है, तो हम वहाँ पे कीटाणुनाशक और एंटीसेप्टिक का यूज कर वहाँ पर होने वाले बैक्टीरिया को वहीं पर नष्ट कर देते हैं। एंटीसेप्टिक शब्द उन एजेंटों को संदर्भित करता है जो संक्रमण को, सूक्ष्म जीवों के विकास को नष्ट करते हैं। बैक्टीरियोसाइटिस और जीवाणुनाशक है ये, या बाधित करने के लिए मनुष्य, अन्य जानवरों और पौधों के जीवित ऊतकों पर लागू कर सकते हैं। जैसे हमारे चोट लगी तो हमारी बॉडी भी तो ऊतकों से ही मिलकर बनी है, तो हम उसको एंटीसेप्टिक और कीटाणुनाशक का यूज कर बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक सकते हैं। विभिन्न कीटाणु शोधन प्रक्रिया में आवश्यक कौशल का अभ्यास। पहला, गीली गर्मी मतलब ऑटोक्लेविंग। हम ऑटोक्लेव करके भी हमारे जो बैक्टीरिया, वायरस या फंगाई है उसे हम किल कर सकते हैं। मोस्टली जो हॉस्पिटल्स में आर्टिकल्स होते हैं उनपे मोस्टली बैक्टीरिया और वायरसेस ही प्रेजेंट होते हैं। अधिकांश प्रयोगशाला में पसंद की प्रयोगशाला कीटाणु शोधन विधि ऑटोक्लेविंग है। निष्फल होने वाली सामग्री को गर्म करने के लिए दबाव युक्त भाप का उपयोग करना, ये एक बहुत ही प्रभावी तरीका है जो सभी रोगाणुओं, बीजाणु और वायरस को मारता है। हालांकि कुछ विशिष्ट भागों के लिए विशेष रूप से उच्च ताप या ऊष्मायन समय की आवश्यकता होती है। ऑटोक्लेविंग हाइड्रोसील और सेलुलर प्रोटीन के जमावट द्वारा रोगाणुओं को मारता है, जो पानी की उपस्थिति में तीव्र गर्मी से कुशलता से प्राप्त होता है। हम ऑटोक्लेविंग के अंदर क्या करते हैं, जो वायरस और बैक्टीरिया होते हैं उन्हें किल करते हैं पूरी तरीके से। भीषण गर्मी भाप से आती है। दबाव युक्त भाप में उच्च गुप्त ऊष्मा होती है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर या सेल्सियस पर हम समान तापमान पर पानी की तुलना में 7 गुना अधिक गर्मी का धारण करते हैं। ये गर्मी निष्फल होने वाली सामग्री की ठंडी सतह के संपर्क में आने पर मुक्त होती है, जिससे गर्मी का तेजी से वितरण और घने पदार्थों को अच्छी पेट होती है। सूखी गर्मी मतलब फ्लेमिंग बोल सकते हैं। ज्वलन, बेकिंग, डाई हीटिंग में ऑटोक्लेविंग के एक महत्वपूर्ण अंतर है। आपने अनुमान लगाया है पानी नहीं है, इसीलिए प्रोटीन हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता है। इसके बजाय शुष्क गर्मी सेलुलर घटकों को ऑक्सीजन करण द्वारा रोगाणुओं को मारने की प्रवृत्ति रखती है। इसके लिए प्रोटीन हाइड्रोसील की तुलना में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसीलिए शुष्क गर्मी से कुशल जीवाणु
रहित के लिए उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए जीवाणु रहित सामान्य रूप से 121 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऑटोक्लेविंग द्वारा 15 मिनट में हम प्राप्त कर सकते हैं, जबकि समान समय में स्टरलाइजर करने के लिए शुष्क हीटिंग को आमतौर पर 160 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान की आवश्यकता होती है। निस्पंदन बिना गर्म किए समाधानों को जल से निष्फल करने की एक शानदार तरीका है। फिल्टर निश्चित रूप से एक फिल्टर के माध्यम से एक छिद्र व्यास के साथ समाधान को पारित करके काम करते हैं, जो कि रोगाणुओं से गुजरने के लिए बहुत छोटा है। फिल्टर गर्मी से जुड़े कांच के कणों से बने सैनिटर्ड ग्लास फनल हो सकते हैं। आमतौर पर इन दिनों सेल्यूलोज एस्टर से बने झिल्ली फिल्टर बैक्टीरिया को हटाने के लिए सामान्य रूप से 0.2 μm के औसत छिद्र व्यास वाले फिल्टर का उपयोग किया जाता है, लेकिन याद रखें वायरस और फेज इन फिल्टर से गुजर सकते हैं, इसीलिए यदि ये चिंता का विषय है तो निस्पंदन एक अच्छी प्रयोगशाला जीवाणु रहित विधि नहीं है। फिर विभिन्न कीटाणुशोधों के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं? सॉल्वेट्स कर सकते हैं। सॉल्वेट्स के अंदर क्या होता है? इथेनॉल आमतौर पर एक निसंक्रामक के रूप में प्रयोग किया जाता है, लेकिन आइसोप्रोपेनॉल वसा के लिए एक बेहतर विलायक है और शायद एक बेहतर विकल्प है। दोनों सॉल्वेंट्स पानी की आवश्यकता वाली प्रक्रियाओं के माध्यम से प्रोटीन को विकृत करके काम करते हैं, इसीलिए प्रभावी होने के लिए उन्हें पानी में 60 से 90% तक पतला होना चाहिए। फिर ये याद रखना चाहिए, महत्वपूर्ण है, यद्यपि इथेनॉल और IPA माइक्रोबाइयल कोशिका को मारने में अच्छे से, लेकिन उनका बीजाणुओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर है कीटाणुशोधन प्रक्रिया के अंदर विकिरण के अंदर हम क्या करते हैं? यूवी, एक्सरे और गामा किरणों के सभी प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण, मतलब हम रेस के द्वारा जो आर्टिकल्स हैं या जो जीवाणु विषाणु हैं उन्हें हम किल करेंगे, जिनका DNA पर गहरा हानिकारक प्रभाव पड़ता है। इसीलिए कीटाणुशोधन के लिए उत्कृष्ट उपकरण बनाएं। उनकी प्रभावशीलता के संदर्भ में उनके बीच मुख्य अंतर उनकी पेट है। यूवी की हवा में सीमित पेट के, इसलिए कीटाणुशोधन दीपक के चारों ओर केवल एक छोटे से क्षेत्र में होती है, हालांकि अपेक्षाकृत सुरक्षित और लेमिनार फ्लो हुड जैसे छोटे क्षेत्रों स्टरलाइजर करने के लिए काफी उपयोगी है। अपने उपकरणों को भी स्टरलाइज करना याद रखना वास्तव में महत्वपूर्ण है। एक्सरे और गामा किरणें वहीं अधिक मामज्ञ है जो उन्हें अधिक खतरनाक बनाती हैं, लेकिन निर्माण के दौरान प्लास्टिक की वस्तुओं जैसे सिरिंज के बड़े पैमाने पर ठंडे कीटाणु शोधन के लिए बहुत प्रभावी है। फिर हम देखते हैं गैस फ्यूमिगेशन कीटाणु शोधन, जिसे हम फ्यूमिगेशन कह सकते हैं। एथिलीन ऑक्साइड का उपयोग उन उपकरणों को निष्फल करने के लिए किया जा सकता है जो गर्मी या नमी के प्रति संवेदनशील होते हैं और एक्सरे, कैथेटर और स्टेट जैसे चिकित्सा उपकरणों को निष्फल करने के लिए उपयोगी होते हैं। एथिलीन ऑक्साइड अनिवार्य रूप से सेल चयापचय और क्षारीकरण द्वारा प्रकृति को रोकता है। चूंकि एथिलीन ऑक्साइड आसानी से अवशोषित हो जाता है, इसीलिए किसी भी अवशेष को हटाने के लिए उपकरण को नसबंदी के बाद वातित किया जाना चाहिए। एथिलीन ऑक्साइड भी अत्यधिक विषैला होता है और कई स्वास्थ्य जोखिमों पेश कर सकता है, जैसे कि आमतौर पर स्वास्थ्य संबंधी उत्पादों के लिए उपयोग किया जाता है। आप इसे प्रयोगशाला में प्रयोग करने में बहुत संभावना नहीं रखते। जो गैस कीटाणु शोधन होता है, फ्यूमिगेशन बोलते हैं हम। फ्यूमिगेशन मशीन के अंदर हम एथिलीन ऑक्साइड डालकर उसे 6 से 16 घंटे के लिए बंद करके रखते हैं और वो जो गैस होती है वहाँ के एनवायरनमेंट के अंदर जो भी बैक्टीरिया वायरस प्रेजेंट होते हैं उन्हें किल कर देती है। अभ्यास प्रश्न 2, विभिन्न कीटाणु शोधन प्रक्रियाएं हैं। सूखी गर्मी, ब गैस कीटाणु शोधन, स विकिरण, द उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। थैंक यू। आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।